चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको अकाउंट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूं। आप यकीन मानिए, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे अकाउंट्स में कोई नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचिए, बिजनेस करने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या है? सबसे बड़ा मोटिव बिजनेस करने का है प्रॉफिट। उसके बाद हमारा मोटिव क्या है कि भाई किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, क्या हमारा बैंक बैलेंस है, यही है ना। तो इसका मतलब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी आती है दो, कि हमें पता लगाना है नफा नुकसान और हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट्स है। यहाँ पे जरूर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखी है, लेकिन अभी 11th क्लास में आपकी जो फाइनल अकाउंट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी का नहीं पढ़ रहे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसी एक व्यक्ति का, सोल प्रोप्राइटर का। इज दैट क्लियर? कंपनी के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से बैलेंस शीट, पी&एल अकाउंट और उसके अलावा कैश फ्लो, ठीक है, चेंज इन इक्विटी, कोई एक्सपेंडिचर नोट, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल दो बातें आएंगी, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बनेगा, वो सब अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मींस इन शॉर्ट, जो इनकम स्टेटमेंट है वो बताएगा कि ड्यूरिंग द पीरियड बिजनेसमैन को क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। बैलेंस शीट बताएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमने शुरू में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी छोटे मोटे लेवल पे पढ़ी थी, कि हमारी जो एसेट्स है वो आ जाएंगी और जो भी लायबिलिटीज है वो दूसरी तरफ आ जाएंगी। और एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होंगी? हमेशा इक्वल होंगी, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। बात सुन आती है जी? क्लियर है? तो इन शॉर्ट सोल प्रोप्राइटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल स्टेट के अंदर जो कंसेप्ट आए सर, वो आए एक बैलेंस शीट और दूसरा आ गया इनकम स्टेटमेंट। पी&एल अकाउंट एक हिस्सा है, एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा पी&एल अकाउंट। ठीक है जी, दो उसके हिस्से हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अगला पॉइंट आता है सर अब हमारा यहाँ पे कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके फीचर्स क्या है सर। सबसे पहली चीज, हिस्टोरिकल कंसेप्ट। सर जब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो वो हिस्टोरिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है सर? कि जितने भी बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स हैं उनको बिजनेस ने किस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे खरीदा था उस पर कंसिडर करेंगे, इंस्टीड उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं सर लैंड एंड बिल्डिंग, तो सर पॉसिबल है कि लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी हो 20 लाख की, बट हो सकता है 2 करोड़ की हुई पड़ी, 2 CR, बिल्कुल पॉसिबल है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हमने 20 लाख की खरीदी है तो हम बैलेंस शीट में उसे 20 लाख की दिखा रहे होंगे। प्लांट एंड मशीनरी सर, मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की खरीदी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, आज हमने उस पर डेप्रिसिएशन 20,000 का लगा दिया, 80,000 हो गया, तो बैलेंस शीट में कितने की दिखाएंगे? 80,000 की। मार्केट वैल्यू क्या है उससे सिग्निफिकेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यानी हमारा जो बैलेंस शीट चल रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे चल रही है। फिर हम बैलेंस शीट में केवल वही चीज दिखाएंगे जिससे हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, पता चला जी ये कंपनी का मालिक है सर, ठीक है जी। यहाँ पे अब दो जने इसके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, एक प्रोडक्शन मैनेजर और सर एक सेल्स मैनेजर, ये दो जने काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? पता चला किसी बात पे इन दोनों की तुतु में होगी, तेरी ये तेरी वो भी हो गई। इज दैट क्लियर? बड़ा प्रॉब्लम इज दैट अगर ये सब कुछ हो गया तो ये एक दूसरे की कमी निकालना शुरू करेंगे। अगर ये कमी निकालेंगे तो आप मानिए ऑर्गेनाइजेशन को उतना प्रॉफिट ये दे ही नहीं पाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाना है। अब पता चला कि उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है इसके चक्कर में, अब ये लॉस हो रहा है। बट अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस लॉस को मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते कि भाई उसने उसको गाली दे दी या गाली गलौज कर दी या कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया, तो दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ना। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? तो यानी हम बुक्स ऑफ यानी बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में केवल वही चीजें हमें नजर आ रही होंगी जो हम मॉनेटरी टर्म्स में देख सकते हैं। कहानी वही है अपनाने वाली। सर इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, तो एक पीरियड का हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट लॉस पूरे 1 साल का होता है जनरली, राइट। फिर फाइनेंशियल पोजीशन से बैलेंस शीट निकाल रहे हैं। पर्सनल जजमेंट, सर कई जगह बिजनेस के अंदर हमारी पर्सनल जजमेंट हमारे
कंसेप्ट को, जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको वेरी कर जाती है। जैसे अब ये तो पर्सनल जजमेंट है ना कि डेप्रिसिएशन से स्ट्रेट लाइन से लगाएं या डब्ल्यूडीवी से लगाएं, दोनों में आंसर सेम तो आएगा नहीं। अब इतना पढ़ा चुका हूं तो जरा ध्यान करिए, स्ट्रेट लाइन से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा आता है और डब्ल्यूडीवी से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम आता है। तो अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो जरा स्ट्रेट लाइन मेथड पे जरा ध्यान दीजिए। अगर मैंने एसएलएम को फॉलो किया, ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा आया और एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम आएगी, जबकि डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन सर कम आएगा और एसेट्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। मैं ठीक कह रहा हूं? तो रिजल्ट देखिए सर, जो आपका इनकम स्टेटमेंट की बात करता हूं अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की, तो सर इनकम स्टेटमेंट में इसमें डेप्रिसिएशन क्या है? ज्यादा। तो इनकम इसमें अगर डेप्रिसिएशन अगर आपका ज्यादा है तो इसमें आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन कम है तो इसके अंदर क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जहां तक की बात है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसमें एसेट बैलेंस शीट यानी वैल्यू कम दिखाएगा, और इसमें बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू ये ज्यादा दिखाएगा। तो अभी गलत तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन पर्सनल जजमेंट है ना। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल लिया पर्सनल जजमेंट का, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे पर्सनल जजमेंट आ सकती है। अब जैसे मैं आपसे कहूं स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन सर फीफो से करी, लीफो से करी, हीफो से करी, मीफो से करी, तो आप देखो कैसे अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रहे हो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज मेथड, बहुत सारे मेथड अभी पढ़ोगे आप, बहुत कुछ अकाउंट। तो उन सबसे आपके स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा, बैलेंस शीट में वेरिएशन आ जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा 12th में। अब गुडविल निकालने का मेरा मेथड है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी मेथड। हर एक से गुडविल की वैल्यूएशन अलग अलग आएगी, गुडविल की वैल्यूएशन लगाएगी तो बैलेंस शीट में वेरी कर जाएगी कहीं। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल जजमेंट हो सकते हैं जिससे हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आ सकता है। चलिए अगला शुरू होता है सर, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के? वेरी फ्रीक्वेंट सर, सबसे पहले सर एक्चुअल प्रॉफिट निकालना कि जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बस लगे हुए हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, अगर मालिक ना करे कोई लॉस हो रहा है तो वो पता लगा। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, किससे क्या पैसे लेने हैं, डेटर कितने हैं हमारे, किसको कितने पैसे देने हैं, क्रेडिटर कितने हैं हमारे, लैंड की वैल्यू क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, प्लांट कितने का, बैंक बैलेंस कितना है, सारी एसेट्स और लायबिलिटी हमारे सामने एक बार में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद सर कोई पॉलिसी बनानी है, उसमें बहुत काम आती है सर। आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट तो मेरे मान लो 25 है, 25 सब्जेक्ट तो मैंने बुक लिख रखी है, नहीं पता तो बता रहा हूं मैं आपको। अब आप बताइए सर सबसे ज्यादा मेहनत मैं किस सब्जेक्ट पे कर रहा होता हूँ? अकाउंट। सबसे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता हूँ मैं मैथ्स पे, दूसरे नंबर पे अकाउंट्स पे, तीसरे नंबर पे फिर और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप मेरी बात को समझ गए? क्यों? सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें दे रहा होता है मैथ्स, दूसरे नंबर पे मैं रेवेन्यू दे रहा होता है अकाउंट्स। आप मेरी बात को समझ गए? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो साइंस स्ट्रीम में भी और कॉमर्स स्ट्रीम में भी। स्टूडेंट बढ़ गए ना, आप समझो मेरी बात को। अकाउंट्स कॉमर्स स्ट्रीम में अकेला, बात समझ आ रही है? तो हमें जब रेवेन्यू नजर आ रहा है किससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, किससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मेहनत चाहिए ना करनी, कर रहे हैं। अब बात को समझो, तो अनबिलीवेबल प्रॉफिट मैथ्स और अकाउंट्स दे रहे हैं तो हम अनबिलीवेबल मेहनत भी कर रहे हैं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो ये पॉलिसी कैसे बनी? अगर हम प्रॉपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हैं तो हमें पता चलता है। ठीक हो गया? चलिए जी अगला जी, मेक पॉसिबल कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है सर। इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, इंट्रा इंट्रा का मतलब अंदर अंदर, तो हम अपनी फर्म का अपनी फर्म से कंपेयर कर रहे हैं, मीन पिछले साल का इस साल से कंपेयर कर रहे हैं, भाई पिछले साल क्या स्टेटस था, इस साल क्या स्टेटस है। इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, हमारा और हमारे कॉम्पिटिटर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई ये कंपैरिजन तभी तो होगा जब उसने इनकम स्टेटमेंट बना रखी है और हमने बना रखी है तो हमने कंपेयर कर दिया, उसने बैलेंस शीट बना रखी है हमने बैलेंस शीट बना रखी है हमने कंपेयर कर दिया। ना वो इनकम स्टेटमेंट बनाएगा ना हम बना रहे, कर लो क्या कंपैरिजन करोगे? ना वो बैलेंस शीट बना रहे ना हम बना रहे, कर लो कहां से कंपैरिजन करोगे? भैया कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो कंपैरिजन के लिए चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अब आपको सर एक काम करिए सर, आप एक बार है ना कंपैरिजन करके दिखाइए
हम देखते हैं आपका लेवल कितना है। अच्छा भाई किसमें करूं? सर मेरे में, हाँ। और मेरे एक स्कूल का फ्रेंड वो है सर उसमें। अब भाई वो कहाँ है, मैं उसको जानता नहीं तो कहाँ से कंपैरिजन कर दूंगा? इज दैट क्लियर? तो यानी कि अगर प्रॉपर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बन रहे हैं तो वी कैन मेक ए कंपैरिजन। अब इस साल की हमारे पास बैलेंस शीट है, इस साल की हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, पिछले साल की बैलेंस शीट है, पिछले साल का इनकम स्टेटमेंट है, उससे कंपेयर कर रहे हैं, एंटर हो गया। और अगर मान लीजिए अपने कॉम्पिटिटर से कर रहे हैं तो एंटर हो गया। ठीक, चलिए जी अगला, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, कंट्रोल अच्छा होगा, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो जितने भी, अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, सर यहाँ पे ये मालिक है सर, अब यहाँ पे जो फैक्टर्स लगे हुए हैं सर, लैंड लगा हुआ है, लेबर लगी हुई है, कैपिटल लगा हुआ है, एंटरप्रेन्योर लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसे हमने पढ़ा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो रिजल्ट कहां से लाओगे? आप मेरी बात को समझ रहे हो? जितने फैक्टर्स है उनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मशीनरी काम कर रही है, एक मशीन का दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा, दूसरे का तीसरा कौन सा प्रोसेस होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपके प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो रिटर्न भी अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। टू नोट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब ध्यान से समझिए सर, एक ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अलग है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि भाई हमारे बिजनेस में कोई क्रेडिटर चढ़कर आ गया जिसको मैं शॉर्ट टर्म पेमेंट करनी है, कोई एक्सपेंसेस पेड आउट करनी है, तो हम उसे पे कर पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब जो विद इन 1 ईयर हमें जो भी अपने एक्सपेंसेस लायबिलिटी जो भी पे करनी है हम टाइमली पे कर सकते हैं, तो वी आर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट से। कैसे? करंट लायबिलिटी सर लायबिलिटी साइड में लिख रखे होंगे हमने, करंट एसेट हमने एसेट साइड में लिख रखे होंगे। तो जब हमारी जो बैलेंस शीट बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है और एसेट साइड में और ये लायबिलिटी साइड में, मैंने कहा यहां हमारे करंट एसेट्स हैं, यहां हमारी करंट लायबिलिटी है। तो एक्चुअली में ये 12th में और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ट्वाइस होनी चाहिए एथिकली। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख की है तो सर करंट एसेट्स ट्वाइस होनी चाहिए, 2 लाख, कि भैया हमें करंट लायबिलिटी पे करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो बैलेंस शीट देख के तो पता चलेगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है या नहीं है। 12th में पढ़ाऊंगा चैप्टर रेशियो एनालिसिस, मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये बात। अगला आता है सर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों अलग अलग बात है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है जो आपको 1 साल के बाद हमें जो चुकाना है। लॉन्ग टाइम कोई लोन ले रखे हैं, 5 साल के बाद कोई लोन चुकाना है, तो सब पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इज दैट क्लियर? तो इसमें जनरली हम लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म फंड देख रहे होंगे कि क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड इतना सफिशिएंट है कि हम लॉन्ग टर्म जो लोन हमें पे करने हैं हम उसे नहीं पे कर सकते। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये भी अकाउंटिंग रेशियो में 12th में सारा समझाऊंगा। ठीक। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा भैया प्रॉफिटेबिलिटी मिल भी रही है नहीं मिल रही है, बस लगाए जा रहे पैसे बिजनेस के अंदर। तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, बहुत सारी रेशियोज निकालने सिखाऊंगा, सब 12th में आ जाएगा। ठीक है जी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे सर। टू नो द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि भाई क्या हमारी बिजनेस की टर्नओवर इतनी सफिशिएंट है कि सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाए, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सबको आपको रेशियो एनालिसिस में बहुत अच्छे ढूंढने पड़ेंगे। तो एफिशिएंसी का मतलब यही है कि जो हमारी जो सेल्स है, टर्नओवर है, वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि हम हर चीज को मीट आउट कर पा रहे हैं, हर चीज को टाइमली मीट आउट करके पर हम बिजनेस को बड़े एफिशिएंटली काम कर रहे हैं बिजनेस के साथ। नेक्स्ट आता है सर कि सब कुछ ही अच्छा है या कुछ बुरा भी है, तो जरा देखते हैं सर ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी हो जाता है। अब वो बुरे पॉइंट्स क्या है? भाई केवल मल्टी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अंदर बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप है सर, लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बिजनेस के कस्टमर के संग बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप है, वो सही रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है ना, तो कहीं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब हम केवल वही रिकॉर्ड कर पा रहे हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में है। कुछ बुरी बातें जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर में कोई डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। ठीक, तो ये रिपीट हो गया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अब सर वैसे तो हम कह रहे हैं कि भैया बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। अरे भैया ट्रू एंड फेयर व्यू दे कैसे? आप कहीं पढ़ोगे तो बैलेंस शीट में ये लिखा होता है हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू, कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब भैया कह तो रहे हो ट्रू एंड फेयर व्यू दे बैलेंस शीट,
लेकिन जो लैंड बिल्डिंग आपने 20 लाख की खरीदी थी, नाउ इट इज मार्केट वैल्यू 2 करोड़, तो बैलेंस शीट में 2 करोड़ की दिखानी चाहिए, लेकिन दिखा कितनी के रहे हैं, 20 लाख की, तो ड्रॉबैक हो गया ना। तो कई जगह हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना भी ड्रॉबैक है कि भैया मार्केट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पे ना दिखा के हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे दिखा रहे हैं बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अभी डिटेल में बताया मैंने आपको, भैया आप डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगा रहे हो, डब्ल्यूडीवी से निकाल रहे हो, पर्सनल जजमेंट है सर। अब पर्सनल जजमेंट है तो अलग अलग उस पर अलग अलग वेरी कर रही है और जो जवाब हमारे ठीक नहीं आ रहे। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस यानी इन्फ्लेशन। अकाउंट्स बनाते वक्त कभी हम इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं करते, कभी हम कंसिडर ही नहीं करते। जैसे समझाता हूं आपको बात, मैंने कहा ये पिछला साल था हमारा और ये इस साल है। जो सेल्स की मैंने बात करी, तो मैंने कहा पिछले साल हमने जो सेल करी थी सर 2 करोड़ की सेल करी थी। अब जो हमने यहाँ पे जो सेल करी है सर, यहाँ पे 2.05 करोड़ की सेल करी है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्रेडिट नहीं है, करोड़ है सर ये, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ताली बजाएं, खुश हों, शाबाशी दें कि हाँ जी चलो जी 2 करोड़ से 2.05 5 लाख से सेल बढ़ गई। तो डिपेंड करता है सर इस बात पे कि यहाँ पे इस इकोनॉमी जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन क्या है। अगर मान लो कोई इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे इन्फ्लेशन है ही नहीं, तो आप कैसे तो चल फिर भी ठीक है, चल 5 लाख की सेल बढ़ा दी आपने, आप मेरी बात को समझ रहे हो। लेकिन पता चला जहां जिस कंट्री में हम बात कर रहे हैं उस कंट्री का इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा है, पता चला वहां इन्फ्लेशन रेट है 10%, 10% इन्फ्लेशन रेट है। इसका मतलब क्या है कि भाई पिछले साल अगर कोई 100 रुपए की चीज थी तो इस साल 110 रुपए की है। तो अगर पिछले साल 2 करोड़ की सेल है तो इस बार कम से कम 2.2 करोड़ की सेल होनी चाहिए, यानी कम से कम 20 लाख की सेल बढ़नी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझे। लेकिन सॉरी टू से अकाउंट्स में ये बात हम कंसिडर नहीं करते इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? दैट इज आल्सो ए ड्रॉबैक। ठीक, तो चलिए अगला जी, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। भाई हम काफी सारे अकाउंट्स बड़े अपनी मान्यताओं पर बनाते हैं। आप ध्यान करिए सर, पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल वगैरह, तो वहां आपने बड़ी डिटेल में अजम्पशंस पढ़ी थी। अब जो आप अकाउंट्स में अजम्पशंस लगा रहे हो, वो अजम्पशंस हमेशा ट्रू होंगी, इस बात की तो कोई गारंटी ही नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, भाई अजम्पशंस हमेशा ट्रू हो तो कोई जरूरी नहीं है ना, ये भी एक ड्रॉबैक हो जाती है। वेरिएशन इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस, तो जब हम बात करें वेरिएशन इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस, तो पहले हमें समझ में आना चाहिए इंडस्ट्री प्रैक्टिस है क्या। अब जरा इंडस्ट्री प्रैक्टिस को समझिए सर। मैंने कहा एक सेम नेचर की, सेम टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो उसे बोल देते हैं इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, बैंक बहुत सारे हैं, अगर उन्होंने इकट्ठा एक बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। जितने होटल्स हैं होटल इंडस्ट्री, एजुकेशन है एजुकेशन इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री। आ रही है, तो एक इंडस्ट्री का मतलब एक सिमिलर नेचर की इंडस्ट्री। आप मेरी बात को समझ रहे हो। आप जो हम अकाउंट से पूरा सीख रहे हैं, तो आपको बता देता हूं सर, बैंकिंग के जो अकाउंट्स बनते हैं वो इस तरह से नहीं बनते, उसके अकाउंट्स अलग बनते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री एक अलग हो गई, उसके अकाउंट अलग तरह से बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अलग तरह से बन रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स अलग तरीके से बनते हैं। अगर आप हायर लेवल पे अकाउंट्स पढ़ते चले गए तो वो आपको सीखने को मिलेंगे, वरना नहीं। बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? तो यानी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपके अकाउंट कई बार वेरी कर जाएंगे, प्रेजेंटेशन आपकी वेरी कर जाएगी। तो इसका मतलब, अब आप इसे ड्रॉबैक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कि अगर मैं ये कहूं कि हमने ये सारा अकाउंट सीख लिया और इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट्स बना देंगे, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स बना देंगे, तो नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस, यानी इंडस्ट्री प्रैक्टिस यहाँ पे वेरी करती है। दैट इज द डिफरेंस। विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या है सर? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है एक्चुअली में एक्चुअल को छुपाना और कुछ और प्रेजेंट करना। आप मेरी बात को समझे। अब जैसे मान लीजिए हम मूवीज देखते हैं, अब पता चलता है कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस वैसे बड़ा जवान है, लेकिन उसको रोल ऐसा दे रखा है जिससे पता नहीं कितना एजेड है, या कोई एजेड है और दिखा रखा होता है उसको जवान। तो क्या है, एक्चुअल को छुपा के कुछ ड्रेसिंग करके ऐसा कर रखा है ना। सर अकाउंट्स में भी ड्रेसिंग होती है, उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग कैसी है, दो बातें सर। पता चला जी सिचुएशन अच्छी है, बेस्ट है, दिखा रहे हैं वर्ष बुरी है, या दूसरा केस सिचुएशन वर्ष है, दिखा रहे हैं बहुत अच्छी बेस्ट है। ये दो तरह की विंडो ड्रेसिंग है, दोनों के अपने मोटिव है सर। बेस्ट को वर्ष दिखाने का सिंपल सा मोटिव है सर, सरकार से टैक्स को छुपाना, सरकार को कम टैक्स देना। जो दुनिया कर रही होती है कि सिचुएशन अच्छी होती है, कमाई अच्छी होती है, सेल्स ज्यादा होती है, दिखा कम होते हैं, प्रॉफिट कम दिखा रहे होते हैं, सीधा सीधा मोटिव होता है टैक्स बचाना। दूसरा हो गया सर उल्टा, वर्स्ट सिचुएशन है बेस्ट दिखा रहे हो, मार्केट शेयर में अपनी वैल्यू को बढ़ाना, शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना, कल को अपनी बिजनेस को बेचना है तो उसके लिए अच्छे पैसे वसूल करना। तो यानी होगी विंडो ड्रेसिंग। तो एक्चुअल में जब भी हमारी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट अगर विंडो ड्रेसिंग कर रखी होगी तो वो इंपैक्ट होगी ही होगी
और उससे हमारे को कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा अगर विंडो ड्रेसिंग कर रखी होगी तो विंडो ड्रेसिंग एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट आता है पार्टीज या यूजर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया सर हमने। दो हिस्सों में क्या डिवाइड करा वो समझिए सर ध्यान से। मैंने कहा मान लीजिए सर ये हमारा बिजनेस है, ठीक है जी। अब इस बिजनेस के अंदर जो अंदर है बिजनेस के वो बोल दिया इंटरनल यूजर। जो बिजनेस के आउटसाइड खड़े हैं उनको बोल दिया एक्सटर्नल यूजर, आउटसाइडर, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस के बाहर कोई ऐसे ही मान लीजिए एक मिनट कोई राह चलता जा रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है उसमें कुछ नहीं। तो ये वो यूजर्स है जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, तो इसको हमने बोल दिया सर एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर खड़े हुए हैं। एक को बोल दिया इंटरनल यूजर्स। बात समझ आ रही है? चलिए जी अब वन बाय वन एक्सटर्नल यूजर्स। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर जो बाहर है, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो कर चुका है इन्वेस्ट, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सोच रहा है करने की। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो सर जो कर चुका है उसको तो देखना ना भाई, भैया मैंने इन्वेस्ट कर रखा है क्या रिटर्न मिलेगा वापस। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाते हैं चाहे वो मालिक हो चाहे कोई भी हो तो उसका इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा कि भैया मेरा वापसी मुझे क्या मिल रहा है। पोटेंशियल जो सोच रहा है लगाने की वो भी तो देखेगा भैया मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे क्या उम्मीद है मिलने की, तभी तो लगाएगा। आज मान लीजिए एक बात करते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्री में पैसे लगाने की, तो बंदे सब तैयार हो जाएंगे, हाँ लगाते हैं सर बहुत ब्राइट सा नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा कोई ऐसी कंपनी हो जहां में लग रहा है कि पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी तो वहां कोई क्यों लगाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब उनका पूरा इंटरेस्ट है इसमें देखने के लिए कि हाँ भाई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें देखना जी। ठीक है जी। चलिए जी अगला आता है सर सप्लायर। सर एक सप्लायर है गुड्स उधार में बिजनेस को बेच रहा है कि वो फर्दर आगे बेचे। अब सप्लायर ये थोड़ा किसी भी बिजनेसमैन के पास जाएगा और कहोगे सर लो मेरा सामान और बेच लो आगे। पता चला बिजनेसमैन ने सामान लिया और पता चला रफू चक्कर। तो भाई सप्लायर भी देखेगा ना कि किस ऑर्गेनाइजेशन को वो सप्लाई कर रहा है, क्या वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है जो उसके पैसे वापस दे देगा। तो यहां पर जो सप्लायर होगा सर वो किस में इंटरेस्टेड होगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए। बात समझ आ रही? इसी प्रकार से सर लैंडर बैंकर्स बिजनेस अगर किसी से उधार ले रहा है तो अब जो लोन दे रहा है वो दोनों तरह की सॉल्वेंसी देखेगा, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म इसलिए कि भैया इंटरेस्ट टाइम पर मिलता रहे, और लॉन्ग टर्म इसलिए कि भैया लोन वापस चुका भी दे सामने वाला, सब ले हर साल इंटरेस्ट लेता रहे भैया लोन तो भूल जा। तो यानी कि लैंडो बैंकर यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्वेंसी देखेंगे सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन के। कस्टमर, आप कहोगे सर कस्टमर को क्या मतलब, सर बिल्कुल मतलब है। आज आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो और आपको पता चलता है जिस कंपनी की आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए फोर्ड कंपनी बंद हो गई पीछे, पता चला जी आप मन बना के निकले हो कि जी फोर्ड कंपनी की गाड़ी खरीदने जा रहे हो आप। मान लीजिए इको स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, कोई डाउट ही नहीं है समझ। पता चला जी आप शोरूम जा रहे हो इको स्पोर्ट्स खरीदने के लिए, पता चला आप निकल रहे हो आपको कोई व्यक्ति मिल गया और उसने कहा भाई इंटरनल की बात बता रहा हूँ क्या, भैया मैं फोर्ड कंपनी में ही काम करता हूँ और 2 दिन बाद कंपनी बंद हो रही है, आप बता लीजिए आप इको स्पोर्ट्स खरीदने जाओगे मूड चेंज कर लोगे अपना, चेंज कर दोगे ना। भैया आप खरीद तो लेंगे दो, उसके बाद अगर कंपनी बंद होगी तो सर्विस कौन देगा, कोई पार्ट्स खराब होगा तो पार्ट्स कहां से मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब कस्टमर भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जो स्टेबल है, जो सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट का बहुत सारे टैक्सेस लेने हैं तो इसलिए गवर्नमेंट तो देखेगी भैया बता इनकम क्या है, बता बैलेंस शीट क्या है। ठीक। स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है जो कंपनी होती है और उसके शेयर लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज दे रहा होता है। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए पहले इंफॉर्मेशन लेगा भी तो सही कंपनी से, उसके लिए सिर्फ इनकम स्टेटमेंट उसकी बैलेंस शीट चाहिए सर। सोसाइटी, अब ध्यान करिए सर एक समाज, आज समाज वो नहीं रह गया पहले वाला, आज एक समाज जागरूक समाज है। तो जो जागरूक समाज है वो कहता है हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है नहीं कर रहा। पीछे कोविड-19 आया, सबने देखा कि टाटा ग्रुप ने कितना पैसा कोविड के लिए लगाया, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इमेज बनी ना। आप देखिए एक कदम से टाटा कंपनी के दिन बदल गए। आप समझिए मेरी बात को, और टाटा कंपनी की धड़ाधड़ जो इस हिसाब से अब जो सेल हो रही है तो लोगों के ऊपर जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा,
तो आज कह रहा है कि भाई मुझे इसकी गाड़ी खरीदनी है या उसकी गाड़ी खरीदनी है, और मान लीजिए दोनों गाड़ी उसे 1 मिनट लग रही है, तो आप यकीन मानिए वो टाटा की गाड़ी खरीद लेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इमेज की वजह से। इज दैट क्लियर? तो यानी आज जो समाज है वो भी देख रहा है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है। अगला आता है सर इंटरनल यूजर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है सर? मैनेजमेंट सारा, जो मैनेज कर रहा है। अब उसको तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सबसे पहले चाहिए, ताकि उसको पता चले भैया क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, ताकि अगली बार की स्ट्रेटेजी प्लानिंग कंट्रोल सब कुछ वो कर सके उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया सर हमारा एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, और एम्प्लॉय क्या कह रहा है? एम्प्लॉय यही तो कह रहा है ना भैया मैं वहां काम करूंगा जहां पे मेरी सैलरी की श्योरिटी हो, कल को मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरी पेंशन ग्रेचुइटी फंड सभी चीजों की श्योरिटी हो। तो इसलिए वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सब कुछ देखेगा। रिसर्च डिपार्टमेंट, सर एक बात को समझिए, जो आपकी अब तो अलग अलग कंपनी हो गई, पहले तो हीरो होंडा कंपनी एक हुआ करती थी, तो उससे पहले बाइक चला करती थी यामा CDX 100 ऐसे कुछ करके, पर उसका एक छत्र रास्ता, एक छत्र रास्ता वही बाइक बिका करती थी। फिर हुआ क्या, हीरो होंडा कंपनी ने एक बाइक निकाली स्प्लेंडर, और सब पता चला जी वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 65 किलोमीटर इतनी चल रही थी। तो वो अपने आप में एक मैजिक था, क्योंकि उससे पहले जो चल रही होती थी वो 1 लीटर में चल रही होती थी महज 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर महज, और वहां तुम 65, 70, 80 कह रहे हो। तो कंपनी तो मेरे ख्याल से पता नहीं 80 पता नहीं कितना क्लेम करा करती थी, तो मेरे पास भी थी, तो 65 प्लस तो मैंने भी निकाली हुई थी उसके ऊपर। तो वो तो एक मैजिक हो गया ना, मिरेकल हो गया ना। तो इतना सारा जो कस्टमर था वो डाइवर्ट हो गया एकदम से स्प्लेंडर पे, और स्प्लेंडर ने हीरो होंडा कंपनी को सबसे लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी बना दिया बाइक के केस में। इज दैट क्लियर? फिर उन्होंने क्या करा, सबसे लार्जेस्ट बना दिया जी। अब उन्होंने कहा जी कई लोग ऐसे हैं जिनको एवरेज नहीं चाहिए, पैशन चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फिर उससे ऊपर उन्होंने कुछ पैशन निकाल दी, CBG निकाल दी, करिश्मा निकाल दी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फिर पता चला जी बजाज कंपनी ने कहा अच्छा यार इसकी तो प्रॉफिट ज्यादा है, उसने उठा के अपना बजाज चेतक सुपर बंद करा, और उसने अपनी बाइक पे आ गया पल्सर वल्सर ये सब निकाल दी। समझो मेरी बात को, क्योंकि आपकी ऐसी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बिजनेस ना कर सको। आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो ली किस लिए? बिजनेस के लिए लिए ना, तो उसका प्रैक्टिकल समझो तो सही है कुछ वक्त तक भी हमने क्यों लिए। तो कहानी किसकी वजह से हुई? सारे गेम रिसर्च डिपार्टमेंट ने हीरो होंडा कंपनी को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, कि उन्होंने रिसर्च करी कि किस तरह से एवरेज ज्यादा हो सकती है, तभी तो बात बनी ना एवरेज की। बात समझ आ रही है? तो यानी रिसर्च डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट को पैसा लगाने के लिए चाहिए, तो भैया पैसा भी तो रिसर्च डिपार्टमेंट उसी बात पे लगाएगा कि कितना फाइनेंस अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 2 करोड़ रुपए अवेलेबल है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट कहता है भैया 1.5 करोड़ मुझे दे दो रिसर्च करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो रिसर्च डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी देखेगा ना, कि कितनी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही तो वो R&D पे पैसे लगाएगा। तो इस तरह से रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो भी पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड कहीं ना कहीं करता है। चलिए जी, अब अगला आता है सर, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये आपको क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए। और आप ध्यान करिए, ये सारी कहानी मैं आपको बेसिक अकाउंट की टर्म्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वही रिपीट है सर। कि मैंने कहा अगर हमको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बिजनेस में, तो इट कुड बी कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? कि बिजनेस ने एक्सपेंडिचर कर दिया, बिजनेस ने एक एक्सपेंडिचर कर दिया, लेकिन अब उसका एक्सपेंडिचर का रिटर्न जो है 1 साल से ज्यादा मिलेगा, शॉर्ट पीरियड से ज्यादा मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर फिक्सर वगैरह, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस की। तो सारा पढ़ा चुका हूं आपको, तो ये सारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में, एसेट सेल। इज दैट क्लियर कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है? दूसरी तरफ जो अगला हमारा आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है? रूटीन एक्सपेंडिचर। बिजली का बिल दिया, पानी का बिल दिया, सैलरी दी, वेजेस दिया, रूटीन एक्सपेंडिचर। तो रूटीन एक्सपेंडिचर कहां दिखेगा आपको? इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा, खर्चों के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर, ताकि प्रॉफिट और लॉस निकाला जाए। ठीक। अब अगला सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा सा स्पीड से मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेसिक अकाउंट में बहुत डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं। अगला आता है सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेटा दोनों का मिला जुला है। अब इससे कोई, इसका रिटर्न जो मिलेगा 1 साल से ऊपर मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस नहीं होने वाली, प्रोडक्शन कैपेसिटी वही रहने वाली। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका एडवर्टाइजमेंट। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, तो अगर आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, कई साल के लिए कर दिया, तो आप ध्यान करिए, बेसिक अकाउंटेंट्स में एग्जांपल भी ले रखा है क्या, कि पता चला जी 10 लाख रुपए का आपने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर कर दिया, ध्यान आया?
10 लाख रुपीस का आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया, लेकिन कितने साल के लिए? 4-5 ईयर्स, 5 साल के लिए। तो दिए तो आपने 10 लाख एक साथ दिए, लेकिन दिए कब? 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो भैया एक बात बताइए, 10 लाख का खर्चा एक साल के लिए कैसे दे सकते हैं हम? तो एक साल के तो हम बोलेंगे ना 10 लाख डिवाइड बाय 5, 2 लाख। तो हम कहेंगे भैया इस साल हमारा खर्चा है 2 लाख रुपीज, तो बचे 8 लाख, वो हमारी एसेट। भैया अगले साल एडवर्टाइजमेंट पे हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आया ध्यान? पूरा तरीके से आपको पढ़ा रखा है, दैट्स आल्सो नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है जी। तो 2 लाख रुपीज कहा जाएंगे खर्चे में, और 8 लाख रुपीज जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में एज ए फिक्टिशियस एसेट। सेम, बिल्कुल जीरोक्स वही सेम है। अगला आता है सर रिसिप्ट्स। अब बिजनेस के अंदर बात करें तो सर रिसिप्ट्स की बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सर, ये भी वही रिपीट है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जो कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट में पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये जो इनफ्लो आ रहा है, या तो भाई आपकी जो एसेट्स हैं, परमानेंट एसेट्स हैं, वो कम हो रही होंगी, या आपकी जो लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म्स वो बढ़ रही होंगी, तो इनफ्लो होगा, दैट्स ए कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है जी। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, इनमें से कुछ चीज आपने बेची, पैसा आ गया, इनफ्लो है। लेकिन भाई एसेट्स भी तो गई अपने हाथ से, ये तो नहीं समझ रहे। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए 2 करोड़ रुपए आ गए, हम बड़े खुश हो रहे हैं। अरे खुश होने की बात नहीं भैया, बोरो करे हैं, वापिस भी चुकाने हैं, तो बोरो करे हैं तो क्या है? लायबिलिटी है, तो रूटीन रिसिप्ट नहीं है भैया, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है जी। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये आपकी रूटीन में रिसिप्ट है, इसमें आपकी किसी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी किसी लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने गुड्स सेल करी, डाटा से कलेक्शन करे, और कोई ट्रेडिंग इनकम है, सेल ऑफ सर्विस करे, तो ये रूटीन में आपका जो रिसिप्ट आ रही है, इसके अगेंस्ट में कोई परमानेंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, राइज नहीं हो रही, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए सर, अभी मैंने कहा टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट सर, तो अभी हमारे जो कोर्स में है सर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक अकेले व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सर, अगर मान लीजिए उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, अगर सोल प्रोप्राइटर है कोई, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, तो पहले वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर पीएनएल अकाउंट बनाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आएंगी, ट्रेडिंग और पीएनएल अभी मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर मान लीजिए उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नॉट हैविंग मैन्युफैक्चरिंग, तो सर ट्रेडिंग और पीएनएल रह जाएगा। तो आपके कोर्स में सर ये है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा पार्टनरशिप, ये आप 12th में पढ़ोगे सर, 12th के अंदर पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो यहाँ पे सर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये दिखेगा आपको। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। बाकी मैन्युफैक्चरिंग उसमें आपके 12th में भी नहीं है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो बाकी सारा सेम रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कट जाएगा। तो ये पार्टनरशिप सर आप 12th में पढ़ोगे सर। कॉर्पोरेट बॉडी सर, तो अभी जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई थी, इनकम स्टेटमेंट और सबका स्टेटमेंट पीएनएल, ये दो बनेंगे, ये भी 12th में सीख हो गया। अभी 11th में केवल और केवल सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, मींस ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये दो आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। फ्रेंड्स अगला आता है हमारा मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन से हमारे दो तरीके हैं सर, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो जो हम ये बैलेंस शीट जो पढ़ रहे होते हैं इस प्रकार से, ये बैलेंस शीट, तो आप देखिए सर, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में एसेट्स पढ़ रहे होते हैं और इस तरफ हम लायबिलिटीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नजर आ रही है। ठीक हो गया। एक बैलेंस शीट जो बनती है वो इस प्रकार से बनती है कि यहाँ पे पहले हमारी सारी लायबिलिटी सारी आ जाएंगी, जब वो खत्म हो जाएगा उसके नीचे सारी एसेट्स आ जाएंगी। कुछ आ रहा है समझ में? मीन्स एसेट्स इसके नीचे चली जाएंगी। तो नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, वो सारे बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉडी है, कंपनी है, कंपनी जो अपनी बैलेंस शीट बनाती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनाती है, जो आपको 12th में सिखाया जाए। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो फॉर्म हो गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। चलो फ्रेंड, तो यहां पर हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो था लगभग वो फिनिश हो गया है। अब सर हमें कंप्लीटली जो हमें सुनने को या देखने को मिलेगा वो न्यूमेरिकली देखने को मिलेगा। जैसे अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, अभी सारा न्यूमेरिकल है, बैलेंस शीट,
अब ये अगली क्लास के अंदर हमें सारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इनकम स्टेटमेंट पी अकाउंट कैसे बनेगा, अब सारा का सारा इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।